पढ़ते हैं आज 5 जगत वर्गीकरण को। देखिए साइंस में जब हम देखते हैं द्विजगत वर्गीकरण को के द्वारा संपूर्ण संसार को स्पष्ट नहीं कर सके, तो हम देखते हैं उनमें जो अनियमितताएं देखी, विसंगतियां देखी, तो आगे आने वाले वैज्ञानिक हुए R.H. हिटेकर, और उन्होंने क्या कर दिया था, 5 जगत वर्गीकरण को दिया था, 5 जगत वर्गीकरण। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया था? ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण। तो इसको समझ लिया था आप लोगों ने? नहीं समझा? अभी देख लें इसको थोड़ी पहले 5 मिनट। तो जब द्विजगत वर्गीकरण जिसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, तो उन्होंने क्या कर दिया था, संपूर्ण संसार को 2 जगतों में बांट दिया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत। अब जब हम देखते हैं कि 2 जगतों के माध्यम से संपूर्ण संसार को वर्गीकृत करना मुश्किल प्रतीत हुआ, तो आगे आने वाले वैज्ञानिक हुए, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने स्तर से हम देखते हैं कि संपूर्ण संसार को कितने वर्गों में बांट दिया, 5। अब ये वैज्ञानिक कौन थे? तो हम देखते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक थे और नाम था R.H. हिटेकर, R.H. हिटेकर। R.H. हिटेकर। तो यदि सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया था, तो हम देखते हैं R.H. हिटेकर। कहाँ के थे? अमेरिका के। अब इन्होंने क्या किया था कि जो 5 जगत वर्गीकरण हैं, तो जब इन्होंने देखा कि द्विजगत जो वर्गीकरण हुआ था उसमें अनियमितताएं थी, कि केवल किसमें दिया था, पादप जगत और जंतु जगत, तो इन्होंने देखा कि 5 जगत वर्गीकरण दिया और इसमें हम देखते हैं कि उस अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास किया। तो देखिए साइंस में ये होता है कि जब तक कोई वैज्ञानिक होता है तो पहले जो कोई खोज करता है, फिर आगे आने वाला वैज्ञानिक अपनी खोज को, तो हम देखते हैं अपनी खोज को जब स्पष्ट करता है तो फिर उसके वर्गीकरण को वरीयता दी जाती है। तो द्विजगत भी हालांकि रहा, लेकिन बाद में 5 जगत वर्गीकरण बना। तो इन्होंने कौन कौन से 5 जगत थे, तो हम देखते हैं मोनेरा, और एक था प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप, ठीक है, एक थे कवक और जंतु। तो यदि आते हैं कौन कौन से 5 जगतों में बांटा था, तो मोनेरा, अंग्रेजी में भी हम मोनेरा ही कहेंगे, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप, ठीक है, कवक या फंजाई कहें, और एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो 5 जगत कौन कौन से थे, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब इन्होंने मुख्य रूप से अपने वर्गीकरण में क्या बताया था कि उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था तो पादप और जंतु। तो हम देखते हैं यानी जो जिनमें हम देखते हैं कि कुछ विशेषताएं होती हैं क्वालिटीज के आधार पर, जैसे हमने देखा पादपों को किसके अंतर्गत रखा गया, जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिनमें हम देखते हैं कि भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। अब जंतुओं की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, तो जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और भोज्य पदार्थ किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। और बाकी सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, लोकोमेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और हम देखते हैं पेशियां, मसल्स की बात करते हैं, लेकिन सब प्लांट में नहीं पाई जाती। तो इन्होंने हम देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण दिया। अब इस वर्गीकरण को देखने के लिए हमें केवल और केवल 4 शब्दों को पढ़ना है। इनको यदि हमने सीख लिया तो बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इनको हम पढ़ भी चुके हैं वैसे पिछली क्लास में। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, है ना, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। तो एक कोशिकीय क्या होते हैं, ऐसी जंतु या संरचनाएं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, या जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ती है, एक कोशिकीय कहलाते हैं। इसकी डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो हम देखते हैं इससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें देखने के आधार पर, विजुअलिटी के आधार पर, तो हम देखते हैं ऐसी संरचनाएं या जीव जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ती है, यूनिसेलर या एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि नग्न आंखों से देख सकते हैं, मल्टीसेलर या बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ भी
जैसे हम कहें केंचुआ, ठीक है, मच्छर, ठीक है, और तितली, ए बी सी और डी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोषकीय जंतु है? हो जाएंगे ना। अब मान लो इसको हम ना इससे पढ़ते रटते तो हम हो सकता है गलती कर देते, एक ऑप्शन और दे देते मनुष्य, तो हम तुरंत लगा देते कि ये छोटे कीड़े मकोड़े हैं यानी एक कोषकीय, मनुष्य यानी बहुकोषकीय। तो हम केंचुए को भी नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी, यानी सभी क्या है? बहुकोषकीय। लेकिन यदि इसी की जगह दे दिया जाए अमीबा, पैरामीशियम, है ना, तो क्या हो जाएंगे? अमीबा पैरामीशियम को हम पानी में होते हैं, गड्ढों में होते हैं, मिट्टी में, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जीवाणु तो सब हम देखते हैं, सब क्या हो जाएंगे? एक कोषकीय। ठीक है, तो ये दो शब्द स्पष्ट हुए। अब हम देखते हैं एक शब्द आता है, ये भी पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से बना हुआ है प्रोकैरियोट शब्द और यूकैरियोटिक से बना हुआ यूकैरियोट शब्द। तो प्रोकैरियोटिक क्या होंगे? ऐसे जंतु जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ऐसे जंतु जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, है ना। और ऐसे जंतु जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है या ट्रू न्यूक्लियस या स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि इनमें प्रोकैरियोटिक कोष कहाँ पाई जाती है, इनमें यूकैरियोटिक, ये तो तुक्का भी मार के बता देंगे। लेकिन प्रोकैरियोट से मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक से मतलब जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब केवल इतने शब्दों को हमें पता होना चाहिए, ये पूरा वर्गीकरण आपसे बन जाएगा और यही आपसे पूछे जाते हैं। अब देखना मोनेरा, तो मोनेरा के अंतर्गत हम लिखते हैं किसको? एक कोषकीय है, और हम देखते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स लिखें या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स ही लिख दें। देखना क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एक कोषकीय एवं प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है मोनेरा के अंतर्गत, है ना। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएंगे? जैसे हम देखते हैं अमीबा, नहीं सॉरी, अमीबा में न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पक्का है कि प्रोकैरियोट्स नहीं होगा। अब हम देखते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया की बात करें और हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की बात करें, यह नीलहरित शैवाल। ठीक है, अब दो प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवाणु होते हैं, क्वेश्चन दे देंगे एक कोष के एवं प्रोकैरियोट्स, एक कोष के एवं यूकैरियोट्स, बहुकोष के एवं प्रोकैरियोट्स, बहुकोष के एवं यूकैरियोट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाणुओं को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, और हम देखते हैं इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता, यानी एक कोष की और प्रोकैरियोट्स। कोई डाउट है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं जीवाणुओं को हम देख नहीं सकते, यानी एक कोष की होते हैं, और हम देखते हैं इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, तो केंद्रक की अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ प्रोटिस्टा बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी हम देखते हैं एक कोष की है एवं यूकैरियोट्स। अब देखना, अब एक कोष की यानी ऐसे कौन से जीव हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन केंद्रक पाया जाता है। तो हम देखें कि जैसे हम बात करें अमीबा, ठीक है, अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, यूग्लिना की बात करें, तो हम देखते हैं क्या हो जाएंगे? एक कोष के यूकैरियोट्स। अब पिछला आप पेपर देख लीजिए, यूपी में जो टेट की परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और 90% लोग जो रट के जाते हैं, रटवाते हैं, क्लासों में गलती करके आए हैं। अब पूछा क्या गया है? अमीबा पैरामीशियम होते हैं, क्वेश्चन आपका क्या है? अमीबा पैरामीशियम होते हैं, एक कोष की प्रोकैरियोट्स, एक कोष के यूकैरियोट्स, बहुकोष के प्रोकैरियोट्स, बहुकोष के यूकैरियोट्स। अब हम रट के मारेंगे तो पक्का है। अब जब हमने समझा है अमीबा गड्ढों में पाया जाता, पोखरों तालाबों में अनियमित आकार का होता है, इसको देख नहीं सकते, यानी एक कोष की, लेकिन इसमें न्यूक्लियस पाया जाता तो प्रोकैरियोट्स न होकर क्या हो जाएगा? यूकैरियोट्स। बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन आपका यूपी टेट में रखा हुआ है, जो हम देखते हैं 2 की परीक्षा होती है, जो हम देखते हैं जूनियर लेवल की परीक्षा होती है, उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब पादप, जितने भी पौधे होते हैं तो सभी को हम देख सकते हैं, इसीलिए उनको प्लांट नाम दिया गया है। तो पौधे क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर यानी बहुकोषीय। ठीक है, बहुकोषीय। अब सभी पौधों में न्यूक्लियस पाया जाता है,
तो क्या लिख सकते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, पौधों की बात करते हैं, क्योंकि यहां पौधों से कवक को अलग कर दिया गया है। तो हम देखते हैं, तो इसकी बात करते हैं, पौधों को हम देखते हैं कवक से, या कवक को अलग कर दिया गया पौधों से। ठीक है, तो हम देखते हैं कवक, पौधों की बात करेंगे तो सभी क्या होते हैं, बहुकोषकीय। ठीक है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, नहीं यूकैरियोट्स। अब और क्या पाया जाता है इनमें, तो हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषी क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस या हम देखते हैं कि क्रिया पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण। या प्रकाश संश्लेषी की जगह हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल युक्त, एक ही चीज है, क्योंकि हम देखते हैं पौधों में क्या होता है, हरे पौधों की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। ठीक है, अब आ जाएगा पौधे होते हैं तो बहुकोषकीय, यूकैरियोट्स एवं प्रकाश संश्लेषी। अब जितने भी पौधे होते हैं, चाहे एंजियोस्पर्म की बात करें, चाहे जिम्नोस्पर्म की बात करें, आवृतबीजी, नग्नबीजी, है ना, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब किस में आ जाएंगे, पौधे वर्ग में। कवक को भी हम देख सकते हैं, यानी कवक की बात करें तो क्या होते हैं, बहुकोषकीय। ठीक है, इनमें भी हम देखते हैं केंद्रक पाया जाता है, वैसे भी हमने बोल दिया है कि केंद्रक इनके अलावा सब में पाया जाता है। तो हम देखते हैं क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट्स। और कवक और पौधों में भिन्नता क्या है, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषी की जगह क्या लिख देंगे, अप्रकाश संश्लेषी, है ना, या क्लोरोफिल रहित। आया समझ में। और जैसे कवक के जैसे एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम बात करें मशरूम, या जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुकुरमुत्ता जो छत्तेनुमा रचना होती है ना, तो उसकी खेती होती है, तो हम देखते हैं उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन हम देखते हैं वो क्या होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी, क्योंकि हम देखते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ईस्ट की बात करें, खाना बनाते हैं हम, तो खाना पकाते हैं तो रोटी को स्पंजी बनाने के लिए, या हम देखते हैं स्पंजी बनाने के लिए, फुलाने के लिए व्यंजन बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे जलेबी बनाते हैं, या हम देखते हैं जो भी व्यंजन बनाते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे हम भटूरे बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके आटे को फुलाते हैं ना, तो स्पंजी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसी को क्या कहते हैं, खाने का सोडा। तो खाने के सोडा में कौन से कवक का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट। तो ये हम देखते हैं सब क्या होते हैं, बहुकोषकीय, यूकैरियोटिक, अप्रकाश संश्लेषी। अब देखना क्या बच्चे, जंतु। तो जंतु से मतलब यहाँ पे हम देखते हैं बहुकोषकीय, यानी जंतु से मतलब किससे है, जो हम देखते हैं कॉर्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, यानी मेटाजोन्स कह देते हैं। तो बहुकोषकीय, ठीक है, यूकैरियोटिक, ठीक है, और विषमपोषी, मेटाजोन्स आते हैं। विषमपोषी यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। आएगा थोड़ा समझ में। अब यदि इस प्रकार से आपने समझ लिया है तो कोई सा भी पूछ लें, गारंटी आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने। सन कभी आती नहीं है साइंस में, सन भी याद करना चाहें तो 1969 में। अब कौन से 5 वर्ग हैं तो याद होना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब और क्वेश्चन सरल से कठिन की ओर चलें। 5 जगत वर्गीकरण में एक कोषकीय शब्द कितने बार आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ तो बिल्कुल हमें दिख रहा है तो बता देंगे कितने बार, 2 बार, लेकिन फिर वहाँ हमारे पास ना तो कॉपी होगी ना कुछ होगा। और जब हम चिंतन करेंगे, जब हमें पता पड़ेगा कि 5 जगत वर्गीकरण में एक कोषकीय शब्द कितने बार आता है। 5 जगत वर्गीकरण में बहुकोषकीय शब्द कितने बार आता है ना। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स शब्द कितने बार आता है, ये केवल और केवल 1 बार। 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स शब्द कितने बार आता है, 4 बार। ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा कठिन हुआ। अब और कठिन, अब पूछ लेंगे, पादप होते हैं, पौधों की बात करेंगे, एक कोषकीय प्रोकैरियोट्स एवं प्रकाश संश्लेषी, बहुकोषकीय प्रोकैरियोट्स एवं प्रकाश संश्लेषी, और आ जाएगा
एक कोशिकीय यूकैरियोट से प्रकाश संश्लेषी, बहुकोशिकीय यूकैरियोट से प्रकाश संश्लेषी। तो पादपों को देख सकते हैं, रटना है ही नहीं, बहुकोशिकीय। सभी पादपों में केंद्रक पाया जाता है यानी यूकैरियोट्स। अब प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। अब क्यों? अब आप कहेंगे कि सभी पादप प्रकाश संश्लेषी नहीं होते, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ प्रकाश संश्लेषी जो नहीं होते हैं तो उन्होंने कवकों में शामिल कर दिया है। इसलिए आपने देखा है कि कई बार एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा जो सबसे हार्ड होती है साइंस के लिए, उसमें पूछ लिया जाता है कि कवक और शैवाल में क्या अंतर है। तो कवक में हम देखते हैं क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और बता चुके हैं कवक और शैवाल के बीच का संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है? सैक, या उसी को बोल देते हैं अंग्रेजी में होलोटिज्म, या इसी को क्या बोलते हैं? लाइकेन। अब लाइकेन किसके किसके बीच का संबंध होता है? तो से शैवाल, का से कवक। शैवाल को एल्गी कहते हैं, कवक को फंगस। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो एल्गोलॉजी, या उसी को बोल सकते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी है ना। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं? तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बनेगा आप बिल्कुल इस प्रकार से। गारंटी है यदि आपको इस प्रकार से आपने कर लिया, कोई भी परीक्षा हो, एक बार आप लोगे, नोट्स बना लोगे, आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। अब बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आया? देखिए मसाले नहीं, ये हम देखते हैं लाइकेन जो होते हैं तो वृक्ष होते हैं, वृक्ष होते हैं। और हम देखते हैं कि ये आपने देखा होगा कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो हम देखते हैं अपने ऊपर नहीं दूसरे वृक्षों के ऊपर लिपटे रहते हैं, तो उन्हीं में से लाइकेन एक होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से वृक्ष हैं जो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, तो हम देखते हैं लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ पे वायु प्रदूषण, अब जैसे अपना क्वेश्चन आ गया कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, रट के हम चले गए। अब हमें ये तो पता है कि संकेतक होते हैं, तो लाइकेन कहाँ उगते हैं? जहाँ वायु प्रदूषण पाया जाता है या जहाँ वायु प्रदूषण नहीं पाया जाता है? तो जहाँ पे वायु प्रदूषण पाया जाता है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो संकेतक तो होते हैं, तो संकेतक का मतलब जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो लाइकेन हम देखते हैं वो नहीं है, सब्जी वाला नहीं है ये, है ना, सब्जी वाला। हाँ, तो इसके अंतर्गत तो भाग हो जाएगा इसका पौधे का, है ना, लाइकेन। आपने देखा होगा नेट में सर्च करके जब आप देखोगे तो गुत्थी नुमा इस प्रकार के पौधे होते हैं, है ना। तो लेकिन ये सहजीवी होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसको कह सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं इनमें संबंध, अभी हम बता रहे थे, तो संबंध किसका होता है? होलोटिज्म का, है ना। और हम देखते हैं शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। और हम देखते हैं कि जो कवक होते हैं तो आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों के बीच जो संबंध होता है, बिल्कुल कह सकते हैं उसको। लेकिन इससे आपके कई प्रकार के क्वेश्चन चर्चा भी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, है ना। परजीवी नहीं होते हैं, सहजीवी होते हैं, सहजीवी, बस हाँ, सहजीवी होते हैं, होलोटिज्म कहलाते हैं, परजीवी नहीं कहलाएंगे। जो साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें सहजीवी बोलते हैं, है ना। अब जैसे कई ऐसे तो क्वेश्चन आपके कई बनेंगे कि प्रयोगशाला में जो अम्ल क्षार परीक्षण के लिए जो लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं, कौन से वृक्ष के बने होते हैं? तो भी लाइकेन के। अम्ल क्षार परीक्षण के लिए जो लिटमस पेपर लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं? लाइकेन के, है ना। अम्ल का काम क्या होता है? नीले को लाल में परिवर्तित करना, और क्षार का क्या होता है? लाल को नीले में परिवर्तित करना। बन जाएगा ना अब इतना सबसे, है ना। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इसके नोट्स भी बना लें, लिखना है तो लिख सकते हैं, तो इसी को कंप्लीट कर लें लिखकर। क्योंकि लिखा भी हुआ है बोर्ड पर, तो हम भाषा लिख ही दे रहे हैं ऊपर की क्या लिखना है, फिर इससे बढ़िया लाभ उतार लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्गीकरण का, हर एक एग्जाम में आते हैं। और आपने इस प्रकार से पढ़ लिया, जब एसएससी सीजीएल लेवल पे पढ़ेंगे तो पुलिस पटवारी एसआई ये तो चुटकियों में निकल जाते हैं यदि अच्छी तरह से साइंस पढ़ लें, है ना। तो लिख लें 5 जगत वर्गीकरण को, 5 जगत वर्गीकरण को अमेरिका के वैज्ञानिक, 5 जगत वर्गीकरण को अमेरिका के वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने
RH व्हिटेकर, आधा वाह है, छोटी की मात्रा है ना, RH व्हिटेकर ने 1969 में प्रस्तुत किया, 1969 में प्रस्तुत किया, 1969 में प्रस्तुत किया। ठीक है, अब लिख लें 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत निम्न हैं, 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत निम्न हैं। पांच जगत निम्न हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम बताते जाते हैं। ठीक है, अब पहला जगत डाल लीजिए मोनेरा, सीधा लिख लें डैश करके, है ना, तो इस प्रकार से शॉर्ट में लिख लें, एग्जाम्पल हम बताए दे रहे हैं। डाल लीजिए मोनेरा, डैश करके लिख लें एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स। ठीक है, लिख गए। एग्जाम्पल में लिख लें जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, या उसी को बोल देते हैं नील हरित शैवाल, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, तो अब दूसरा डालने इसी प्रकार से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में लिख सकते एक कोशिकीय एवं यूकैरियोट्स। ठीक है, एक कोशिकीय एवं यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल में तो अमीबा पैरामीशियम, ये आपका आया भी है क्वेश्चन, अमीबा पैरामीशियम। ठीक है, तीसरे में लिख लें बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स प्रकाश संश्लेषी, और एग्जाम्पल में लिखेंगे शैवाल, और लिख लें हरे पौधे, शैवाल हरे पौधे। बस ही बस ध्यान देना है, नील हरे शैवाल आएगा तो मोनेरा में लिखना है, और केवल शैवाल को पूछा जाएगा तो पादप में लिखना है, क्योंकि हरे पौधों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल, शैवाल हरे पौधे, ये पादप हैं, पादप। ठीक है, तो पादप में लिखना है शैवाल हरे पौधे। जब नील हरे शैवाल आएगा तो फिर हम लिखेंगे मोनेरा में, और शैवाल आएगा, ये अभी हमने पढ़ा है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब लिख लें चौथा कवक। तो कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स और अप्रकाश संश्लेषी। कवक के एग्जाम्पल लिख सकते हैं मशरूम और ईस्ट, मशरूम ईस्ट। मशरूम को ही कुकुरमुत्ता बोल देते हैं, है ना, मशरूम ईस्ट।
हाँ हाँ, विषमपोषी मेटाजोअंस है ना, लास्ट में लिखा है मेटाजोअंस। मेटाजोअंस। लिख गया सभी का, है ना? हाँ, सभी बहुकोषीय जंतु आ जाएंगे। लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे केंचुआ है ना, मक्खी, मच्छर और ये मनुष्य, सब आ जाएंगे जितने भी बहुकोषीय जंतु होते हैं। यानी मेटाजोअंस, इसीलिए एक शब्द लिख देते हैं मेटाजोअंस। और मेटाजोअंस क्या? बहुकोषीय जीवों का समूह है। मेटाजोअंस क्या होता है? बहुकोषीय जीवों का समूह होता है। अब आप एक बार बस देख लोगे, गारंटी है जब आप पेपर सेट लगाओगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो हमसे बहुत बड़ी चीज़ बनने लगी, क्योंकि रटना नहीं है हमें, केवल समझना है। बन जाएगा ना आप सभी से? मिटा दें इसको, फिर इसको समझे ले रहे हम थोड़ा। अब इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसको और 5-7 मिनट में समझ लें। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि 5 जगत वर्गीकरण में बहुकोषीय शब्द कितने बार आता है? 4 बार। एक कोषीय शब्द 1 बार, यूकैरियोटिक शब्द 4 बार, प्रोकैरियोट शब्द 1 बार। प्रोकैरियोट्स केवल एक ही वर्ग होता है ना, और बाकी सब क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। एक कोषीय 2 वर्ग होते हैं, बहुकोषीय 3 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, लिखना नहीं है, इसको समझ लें हम। सिस्टम ऑफ डुअल नॉमिनेशन ऑफ स्पीसीज, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब देखिए, यदि क्वेश्चन सरल आता है तो पूछ लेते हैं कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति या सिस्टम ऑफ डुअल नॉमिनेशन ऑफ स्पीसीज को किसने दिया था? तो हम देखते हैं ये भी कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, जो कि हम देखते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कैरोलस लीनियस। तो यदि पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? हम देखते हैं, संपूर्ण संसार की बात करते हैं तो हम देखते हैं, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, आप देखते हैं जब भी प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट की बात करते हैं तो हम देखते हैं बॉटनिकल नेम आते हैं, वनस्पतिक नाम, और जब एनिमल की बात करते हैं तो साइंटिफिक नाम आते हैं, वैज्ञानिक नाम। अब आपने देखा होगा कोई भी परीक्षा, पिछली बार पीएससी की परीक्षा में भी एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था कि अफीम का, अब अफीम क्या है? पौधा है, तो बॉटनिकल नेम, अफीम का बॉटनिकल नेम है ना, इस प्रकार से। तो इन्होंने क्या किया था, जो कैरोलस लीनियस हुए, इन्होंने संपूर्ण संसार यानी सजीव जगत की बात हो रही है, तो इन्होंने क्या किया था कि जितने भी पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, तो हम देखते हैं कि इन्होंने 2 नाम दिए थे। और हम देखते हैं इन्होंने इस पद्धति क्या है, किस पर आधारित है? तो हम देखते हैं वर्गीकरण पर ही आधारित है। तो ये पद्धति क्या है? तो इस पद्धति को यदि डिफाइन करें तो हम देखते हैं इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम, अब जीव की मतलब एनिमल से नहीं है, जीव शब्द से मतलब है लिविंग से, जितने भी जीवित हैं, तो हम देखते हैं प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा, देखिए फिर आई लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा क्या है? एक मृत भाषा है और इसमें हम देखते हैं परिवर्तन के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक जो होते हैं
तो अपने प्रयोगों में लैटिन भाषा के यूज करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और जो पहला शब्द होता है तो उस जीव के वंश का नाम होता है। तो पहला शब्द जो होता है उस जीव के वंश का नाम, यानी जेनरिक नेम बोल सकते हैं, है ना। और जो दूसरा शब्द होता है उस जीव की जाति का नाम, जाति का नाम या स्पीशीज नेम। अब देखना, आपने पढ़ा हुआ है, यहां ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, तो वंश बड़ा होता है या जाति? वंश बड़ा होता है, तो इसीलिए पहले वंश के नाम को लिखते हैं, बाद में जाति के नाम। अब देखिए, रटना बिल्कुल नहीं है। जब भी इस सिस्टम की बात करेंगे तो ये सिस्टम क्या है, कोई भी जीव होता है जिसमें जीवन है, तो हम देखते हैं कि जब उसका नाम लिखते हैं, जीव हम देखते हैं वनस्पति की बात होगी, पेड़ पौधों की, तो उसका बॉटनिकल नाम लिखते हैं, और एनिमल की बात होगी तो उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं। तो लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना होता है? कितने? 2। तो पहला शब्द जो होता है उस जीव के वंश का नाम जेनरिक नेम होता है, और दूसरा शब्द जो होता है उस जीव के हम देखते हैं जाति के नाम को व्यक्त करता है। जैसे बात करें मेढक, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है ना? सही लिखा है गलत लिखा? मेढक सही लिखा है कि ऐसे होगा है? अब सही है ना? गलत है, ढा ना कि एड़ा, मेढक, ये सही है। अब मेढक क्या है? जंतु है, तो मेढक का नाम क्या होता है? राना टिग्रीना। ठीक है, जितने भी हम नाम देखेंगे अधिकतर 2 ही शब्दों में देखेंगे। तो अब पहला शब्द क्या है? राना, तो राना क्या हो जाएगा? वंश का नाम मेढक के। और हम देखते हैं टिग्रीना क्या हो जाएगा? मेढक की जाति का नाम। क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जाएगा? 2 प्रकार से। पहला तो पूछ सकते हैं मेढक का हम देखते हैं साइंटिफिक नाम बताइए, तो राना टिग्रीना। अब हमने क्या पढ़ा है द्विनाम पद्धति में कि पहला शब्द जो होता है उस जीव के वंश का नाम, तो पहला शब्द क्या है? राना, तो राना क्या हो जाएगा? मेढक के वंश का नाम, और टिग्रीना क्या हो जाएगा? मेढक की जाति का नाम। अब वो दूसरा क्या पूछ देंगे? मान लो हम रट के गए मेढक का नाम राना टिग्रीना होता है, तो पूछ देंगे दूसरा क्वेश्चन, वो स्वयं दे देंगे कि मेढक जिसका साइंटिफिक नेम रैना टिग्रीना या राना टिग्रीना होता है उसके अंतर्गत टिग्रीना है, मेढक के वंश का नाम, मेढक की जाति का नाम, दोनों कोई नहीं। तो टिग्रीना बाद में है यानी जाति का नाम, और पहले क्या है? राना यानी वंश का नाम। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में हम देखते हैं क्या लिखते हैं? होमो सैपियंस। मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। अब आ जाएगा कि जिसके अंतर्गत सैपियंस है तो जाति का नाम, क्यों? क्योंकि ये दूसरा शब्द है और पहला शब्द वंश है, तो मनुष्य के वंश का नाम क्या हो जाएगा? होमो। जितने भी कुछ भी, अब जैसे पूछा गया था आपका अफीम, तो अफीम का नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। ये आपका MPPSC प्री में पूछा गया था। अब आ जाए कि पहला क्वेश्चन अफीम का बॉटनिकल नाम, अफीम क्या है? पौधा है, प्लांट है, तो पेपेवर सोमनिफेरम। अब आ जाएगा जिसके अंतर्गत सोमनिफेरम है तो जाति का नाम, और पेपेवर क्या हो जाएगा? अफीम के वंश का नाम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो हम देखते हैं कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने क्या किया था? संपूर्ण संसार यानी जिसमें भी जीवन है तो उनको 2 वर्गों में बांट दिया था। पहला शब्द जो होता है, किसी भी जीव के नाम की बात करते हैं तो वंश का नाम जेनरिक नेम को व्यक्त करता है, और जो दूसरा होता है तो हम देखते हैं जाति के नाम को। और उन्होंने अपनी सिस्टम के पद्धति को किस भाषा में दिया था? लैटिन। और लैटिन भाषा क्या है? मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें परिवर्तन के चांस बहुत कम होते हैं। कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के वेटिकन सिटी से। तो इसके अंतर्गत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न नामों को पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं बॉटनिकल नेमों को पढ़ेंगे, कुछ आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, SI, MPPSC, SSC, CGL, है ना, जितने भी संविदा, CTET, सभी में हम देखते हैं यहाँ से। एनवायरनमेंट में भी वाला चैप्टर आ जाता है तो आपका पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं, अब वैसे तो बहुत सारे, इतने सारे जंतु होते हैं, सभी के हम नाम नहीं याद कर सकते, या इतनी सारी हम देखते हैं वनस्पतियाँ होती हैं, सभी के नाम नहीं याद कर सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि परीक्षाओं में अधिकतर जो नाम आते रहते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे कि जो आपका नोट्स बनवाएंगे
तो उसमें हम ऐसे नाम लिखेंगे कि जो आपके पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनमें जो नाम आते हैं तो उनको कलेक्ट करके आपको लिखवा देंगे। जैसे हम 25-30 लिख लेंगे पौधों के नाम या 25-30 लिख लेंगे जंतुओं के नाम, उसी में हो सकता है कि आपके आ जाएं, है ना। तो इन प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छी तरह से। पौधों की बात करेंगे तो वनस्पतिक नाम, और जब जंतुओं की बात करेंगे तो हम देखते हैं साइंटिफिक नेम आएंगे। बनेगा, इससे रटना बिल्कुल नहीं है। तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने। क्या है कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति? तो यही, इसके अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। तो पहला शब्द होता है उस जीव के वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम, है ना। तो इसके आधार पर हम डिवाइडेशन करते हैं। तो कल हम इसके बढ़िया नोट्स बनाएंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को, और फिर आपसे संडे को आप बढ़िया याद करके आओगे तो मंडे को फिर पूछेंगे, है ना। बढ़िया 5 मिनट पे यहीं पे क्लास लगेगी तो पूछेंगे। तो जिसको नहीं याद करके आना 5 मिनट लेट आ जाना, और जिसको याद करके आना है तो 5 मिनट पहले आ जाना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं तो अगले वीडियो में।